हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरदार त्रिवेदी। बच्चों, पिछली क्लास 3 हो चुकी है इस चैप्टर में और आज हम लोग आगे बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। चैप्टर थोड़ा सा अलग है। अब तक आप जान चुके होंगे कि प्योरली बायोलॉजी नहीं है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी इसमें, है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के, एक तरह से कह लो कि दिल, हार्ट की, बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत प्रोटीन्स की बात करेंगे। और ऑलरेडी मैंने लिख रखा है कि 99% स्टूडेंट मिस दिस प्रोटीन्स, मतलब उनको अच्छे से समझ नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, और एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, साथ में इसके अपन को नोट्स बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम एक बात और कर लें अमीनो एसिड की। पिछली क्लास में हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ाई की थी और बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी। छोटा सा एक टॉपिक मिसिंग लग रहा है मेरे को, तो चलो वो भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन या बेसिस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक अमीनो एसिड इनसाइड द बॉडी। आपको बताया था मैंने कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाई जाने वाली सैकड़ों प्रकार की प्रोटीन्स को बनाती है, ये बात हुई थी। अब इनमें से कौन सा अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनता है और कौन सा अमीनो एसिड ऐसा होता है जो हमें भोजन से लेना पड़ता है, इसके आधार पर सभी प्रकार के अमीनो अम्लों को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो, इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझो कि प्रोटीन हेडिंग लगी और प्रोटीन पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ये वाली बात को समझ के देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेसिस ऑन द formation of amino acid in body। शरीर में अमीनो अम्ल के बनने या न बनने के आधार पर हम अमीनो अम्ल को वर्गीकृत करेंगे। अब अगर इसको देखें बेटा ध्यान से, तो 3 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। एक प्रकार के अमीनो अम्ल को हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर हम इसकी बात करें एसेंशियल को हिंदी में हम लोग बोलेंगे अनिवार्य। अमीनो अम्ल, अब इसका क्या मतलब है अनिवार्य का? देखो, इसमें थोड़ा सा उल्टा है बेटा। नॉट फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, दिस अमीनो एसिड not formed
inside the body. ये हमारे शरीर में नहीं बनते, इसलिए आवश्यक। उल्टा है ना, मैंने कहा इस प्रकार के अमीनो अम्ल जो एसेंशियल होते हैं, जो अनिवार्य होते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं बनते। ऐसे अमीनो अम्ल हमें केवल भोजन से प्राप्त होते हैं, यानी बाहर से लेने पड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते बॉडी। इन्हें हम कहां से लेंगे? इस प्रकार के अमीनो अम्ल को हम लोग बेटा कहां से लेते हैं? केवल भोजन से प्राप्त करते। Only occurs in the food. Only occurs from food. केवल भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये अमीनो अम्ल भोजन में होना आवश्यक है, शरीर के लिए तो आवश्यक है ही है। अगर ये वाले अमीनो अम्ल हमारे भोजन में नहीं आएंगे, अगर ये वाले अमीनो अम्ल हमारे भोजन में नहीं आएंगे तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो जाएगा, हमारे शरीर में पोषण का अभाव हो जाएगा, ये अमीनो अम्ल कम हो जाएंगे। अब इसमें आते कौन कौन से, यानी कौन कौन से अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो, कौन कौन से अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो अनिवार्य श्रेणी में आते हैं या केवल भोजन से ही प्राप्त किए जाते हैं, जो शरीर में नहीं बनते। उसमें बेटा एक तो आता है लाइसिन, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में बात एक की। दूसरे नंबर पे आता है मेथियोनिन, तीसरे नंबर पे आएगा फिनाइल एलेनिन, पांचवें नंबर पे आएगा ट्रिप्टोफान, सिक्स नंबर पे आता है वेलिन, सेवन नंबर पे आएगा लाइसिन, और 8 नंबर पे हमारा आता है ल्यूसीन। ये नंबर गड़बड़ हुए हैं, 3 के बाद आएगा 4, 5, 6 और 7। पूरी बात को दोबारा से समझ ले, दोबारा से पूरी बात को समझ ले। शरीर में अमीनो अम्ल के बनने या न बनने के आधार पर हम अमीनो अम्ल के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले प्रकार होता है एसेंशियल अमीनो अम्ल या अनिवार्य अमीनो अम्ल। इस प्रकार के अमीनो अम्ल का भोजन में होना अनिवार्य है, क्योंकि ये शरीर में नहीं बनते। दो बातें बस यहां पर हमें ध्यान रखनी है कि दिस अमीनो एसिड नॉट फॉर्म इनसाइड द बॉडी, ये हमारे शरीर में नहीं बनते, ओनली अकर्स फ्रॉम फूड, ये केवल शरीर में भोजन से ही प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात की तो लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, लाइसिन और लीसिन इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 में आता है सेमी एसेंशियल।
सेमी एसेंशियल का मतलब है, एसेंशियल का मतलब था आवश्यक, इसका मतलब होता है अर्ध आवश्यक। बहुत आराम से ध्यान से बात को समझ के चले, कोई जल्दबाजी नहीं, एक क्लास पढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा। इस प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते भी हैं और भोजन से भी प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इनको बोला गया सेमी एसेंशियल। कहने का मतलब क्या है, दे फॉर्म इनसाइड द बॉडी बट वेरी स्लो, दे फॉर्म इन बॉडी बट वेरी स्लो। जनरली इन्हें भी भोजन से ही लिया जाता है, लेकिन अगर ये भोजन में उपलब्ध नहीं है तो शरीर इनको धीरे धीरे बना लेता है, इसलिए इनको हम कहते हैं सेमी एसेंशियल या अर्ध आवश्यक। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा एलेनिन, साइटिडीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन और 5 नंबर पे आएगा प्रोलीन। अब अगर अपन बात करें तीसरे नंबर की, इनको हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, अनावश्यक। इसका मतलब ये नहीं है शरीर के लिए अनावश्यक, इसका मतलब है कि जिनका भोजन में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनको शरीर खुद बना लेगा। भोजन में होना अनावश्यक, आ जाए तो ठीक है और नहीं आ जाए तो ये शरीर में बना लिए जाते हैं। मतलब दे आर synthesized inside द बॉडी, इन्हें हम लोग शरीर में बना लेते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, यानी शरीर में स्वयं बनते हैं। भोजन में होना आवश्यक नहीं है। अब बाकी के एग्जाम्पल पढ़े गए तो इसके भी समझ लो। इसमें ग्लूटामिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड, तो पूरा टॉपिक ये था जहां पर हमने बात की। छोटी सी बात है और उसके एग्जाम्पल आपको याद करने। हमारे भोजन में अमीनो अम्ल की उपलब्धता के आधार पर अथवा शरीर में बनने न बनने के आधार पर अमीनो अम्ल 3 प्रकार के हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल है उन्हें भोजन में होना आवश्यक है क्योंकि ये शरीर के अंदर नहीं बनते। जो सेमी एसेंशियल है इन्हें भोजन में होना आवश्यक है, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर ये शरीर के अंदर नहीं बनते हैं तो शरीर तो बाहर से ले लेगा, तो अगर बाहर से आ रहे हैं तो शरीर में नहीं बनेंगे। आवश्यकता अनुसार दोनों ऑप्शन ये चूज कर लेते। तीसरा बच्चों जो था वो था नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल प्रकार के अमीनो अम्लों का भोजन में
होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये स्वयं शरीर के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये बात थी, एक छोटा सा टॉपिक जो अमीनो अम्ल में रह गया था। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे प्रोटीन की। बेटा अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो घर से लेकर के और जिम तक प्रोटीन 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 बात होती रहती है। अब इतना फोकस प्रोटीन पे किया क्यों जाता है, कभी सोचा? एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे शरीर का प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अगर जल के बाद देखें तो शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो ये हमारे शरीर का एक बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंस है, इस शरीर की निर्माणकारी अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये बड़े आकार के गुरु अणु हैं, लार्ज साइज मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जब कई मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनता है। पहले बताया था मैंने, पॉलीमराइजेशन से, बहुलीकरण से। दूसरी बात की स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन दरअसल बने किससे होते हैं? अमीनो अम्ल से। कोई पूछता है अगर आपसे कि प्रोटीन की इकाई क्या होता है, तो बेटा अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होता है। किसी एक प्रोटीन में एक या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड उपस्थित होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता है कि सर पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। बहुत बेसिक से समझा करो किसी चीज को, हवा में ना उड़ो, हवा में उड़ने से सब्जेक्ट नहीं आता है। बोर्ड पास हो जाओगे, गोले नहीं भर पाओगे। गोले भरने के लिए एक एक चीज को ध्यान से समझना और उसे याद रखना, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो बात करें कि पॉलीपेप्टाइड क्या है। जब कम से कम 50 अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे अमीनो अम्ल प्लस अमीनो अम्ल प्लस अमीनो अम्ल प्लस अमीनो अम्ल, ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल इस तरीके से बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़े। मिनिमम कितने? 50। तब इसे एक पॉलीपेप्टाइड माना जाएगा। दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ने के लिए यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब बात समझ में आई? अमीनो अम्ल आपस में जुड़े तो डाइपेप्टाइड बना, डाइपेप्टाइड आपस में जुड़े तो पॉलीपेप्टाइड बना, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड अगर आपस में जुड़ रहे हैं तब एक प्रोटीन का अणु बनता है। इसीलिए प्रोटीन दुनिया के जटिलतम कार्बनिक पदार्थों में या गुरु अणु या मैक्रोमॉलिक्यूल्स के रूप में जाने जाते हैं। अब एक लाइन और लिखी एनसीईआरटी ने, इसका भी मतलब समझो। क्या लिखी? प्रोटीन इज एन हेट्रोपॉलीमर, इज एन हेट्रोपॉलीमर। अब तुम क्या करते हो? इन शब्दों को याद करते हो। इसे याद नहीं करो, इसका मतलब समझो। हेट्रोपॉलीमर और होमोपॉलीमर दो प्रकार के पॉलीमर हैं। जब कोई पदार्थ पॉलीमराइजेशन के समय केवल एक ही मोनोमर से मिलकर के बना होता है तो उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। और जब किसी गुरु अणु के निर्माण में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं
तो उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीमर। मैंने ऊपर क्या बताया आपको, हैविंग वन और मोर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, एक से अधिक प्रकार के पॉलीपेप्टाइड जुड़ते हैं, इसलिए क्या हो गया, हेट्रो हो गया। अगर एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड जुड़ते तो ये होमो होता, तो ये होमो नहीं है, ये कैसा है, हेट्रोपॉलीमर है। क्लियर हो गई बात। दो क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में या एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, which protein abundantly presents in living नहीं animals body, कोलेजन। कोलेजन नाम की प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन मोस्ट एबुडेंट इन एनिमल्स। अब अगर कोई ये बात आपसे पूछ दे कि प्लांट में, तो प्लांट में अभी कुछ दिन पहले फोटोसिंथेसिस में एक बात हो रही थी, रूबिस्को, ये एक एंजाइम है जो C3 पौधों में कार्बन को आपस में जोड़ने का काम करता। वहां पर हमने आपको बताया था कि मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन इन लिविंग्स कह सकते हो या प्लांट कह सकते हो, सभी में सबसे ज्यादा है। प्रोटीन इन लिविंग्स। अब आप चक्कर में पड़ गए ना कि सर ये तो एंजाइम है। अरे भाई, केवल एक या दो एंजाइम को छोड़ करके सारी दुनिया के जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। केवल राइबोजाइम या एक आध और भी हैं, उनको छोड़ करके जितने भी एंजाइम हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। मोस्टली आर एंजाइम्स मेड फ्रॉम प्रोटीन्स। तो रूबिस्को भी तो प्रोटीन हुआ। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात की जाए। प्रोटीन की संरचना, अगर प्रोटीन की संरचना की बात करें तो पूरी दुनिया में प्रोटीन जो होते हैं वो, एक तो इनका होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, और चौथा होता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कितने बताए हमने, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। पॉलीपेप्टाइड के मिलने के बाद जो हेट्रोपॉलीमर बनता है वो 4 प्रकार से बनता है। अब इनमें से एक एक की बात करें। अब यहां से बहुत ही सीरियस तरीके से समझने की जरूरत है। बेटा, अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें
इसके बारे में पहले एक बात तो समझ लें आप, दैट इज नॉट रियली एग्जिस्टेड, ये वास्तविक रूप में कभी नहीं पाई जाती। नॉट रियली एग्जिस्टेड, जब वास्तविक रूप से नहीं पाई जाती तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कोई इसका कारण है। दूसरी एक बात और समझ लो कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ये। सबसे सरल प्रकार की प्रोटीन की संरचना है। इसके द्वारा केवल हम एक चीज पता करते हैं कि इसमें कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और कौन सा अमीनो अम्ल किस नंबर पे पाया जाता है, इस बात को हम यहां पर सीखेंगे। दो बातें समझो। ओनली गिव पोजिशन्ड इंफॉर्मेशन इन अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। मैंने क्या कहा समझो? मैंने आपसे बोला ओनली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन्स। किसी भी प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या और उसके स्थान को सुनिश्चित करती है। प्राथमिक संरचना जो है क्या करती है? प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या कितने, किसी प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल हैं और कौन सा अमीनो अम्ल किस स्थान पर पाया जाता है, यह हम स्थान को सुनिश्चित करता है। क्लियर हो गई बात? जैसे अब जैसे देखो, मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड है, इस तरीके से ये कोई प्रोटीन है, इसमें बहुत सारे ये अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। इस तरीके से बहुत सारे अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। ऐसे तो सबसे पहले ये क्या बताएगा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अमीनो अम्ल कुल हैं। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड को नॉलेज लेने के लिए हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि किसी भी प्रोटीन में कुल कितने अमीनो अम्ल हैं। एक बात समझ गए। दूसरी बात और एक समझे कि 5वें नंबर पर प्रोलीन लगा है, 8वें नंबर पर वेलिन लगा है, पहले नंबर पर ट्रिप्टोफान लगा है, 7वें नंबर पर प्रोलीन लगा है। कौन से नंबर पर कौन सा अमीनो अम्ल लगा है इसकी जानकारी देता है। इसे हम कहते हैं रेखी फॉर्म यानी लीनियर फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक तरफ हमेशा NH2 होता है और दूसरी तरफ यह हमेशा COOH से समाप्त होगा।
जिधर COOH पाया जाता है उसको हम कहते हैं इसका R इंड यानी राइट इंड, और जिधर ये पाया जाता है इसको हम कहते हैं L इंड या लेफ्ट इंड कहते हैं इसको। कई बार इसको हम N टर्मिनल भी कहते हैं, और दूसरे वाले को COOH टर्मिनल कहते हैं, COOH टर्मिनल कहते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो N टर्मिनल होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और ये हमेशा राइट साइड में होता है। बात को एक बार दोबारा बोल देता हूं, शायद समझ में आ जाए आपको। मैंने आपको बोला कि प्रोटीन की संरचना जो होती है वो प्रोटीन अपने आप को तीन प्रकार से एग्जिस्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना। अब इसमें से हम प्राथमिक संरचना की बात कर रहे थे। ये वास्तव में किसी जंतु या पौधे में नहीं पाई जाती, इसमें केवल एक आभासी स्ट्रक्चर बनाती है। इसके द्वारा हम केवल किसी भी प्रोटीन में पाए जाने वाले कुल अमीनो अम्लों की संख्या और कौन सा अमीनो अम्ल किस पोजीशन पे पाया जाता है इसकी जानकारी लेते हैं। और यह हमेशा लीनियर फॉर्म में होती है इस तरीके से, एक तरफ बेटा N टर्मिनल और दूसरी तरफ R टर्मिनल होता है। बाकी सारे ये लीनियर कंडीशन में ऐसे शो किया जाता है। क्लियर हो गई बात। अब अगर इसके हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, इसकी द्वितीयक संरचना की बात की जाए, देखो द्वितीयक संरचना थोड़ी सी जटिल है। नेचुरली नॉट एग्जिस्टेड इन लीनियर कंडीशन। कहने का मतलब था कि ये रेखी क्रम में नहीं पाई जाती, रेखी अवस्था में नहीं होती है। कभी नहीं होती। फिर कैसी होती है बेटा? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो दो तरीके से पाया जाएगा। एक तो होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। दो तरीके से मिलेगा, हिंदी में भी आपको यही लिखना है। एक तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। यानी प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना वो कभी भी लीनियर नहीं होती, जैसे कि प्राइमरी के बारे में बात की थी कि लीनियर होता है। अब अगर अल्फा हेलिकल की बात करें, नंबर 1 की बात करें अगर अल्फा हेलिकल की, तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे फोल्डेड पाई जाती है, ऐसे। अब इसके फोल्डेड होने का कारण क्या है? देखो प्रत्येक चौथे अमीनो अम्ल के बाद 1 2 3 4 ये है यहाँ पे एक H बॉन्ड इसके साथ जुड़ करके यहां पर नीचे ऐसे जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
फिर यहां से चले तो 1 2 3 4, फिर यहां से एक H बॉन्ड चला और H बॉन्ड यहां पे आकर के इसके साथ जुड़ गया। तो इन H बॉन्ड्स के कारण ये कैसी हो जाती है, ऐसे राइट हैंडेड साइड में ऐसे फोल्ड हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये था कि अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में इसको घुमाव देने के लिए यहां पर H बॉन्ड पाए जाते हैं, और इस H बॉन्ड के कारण कभी भी कोई भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट। एग्जाम्पल केराटिन। इसीलिए हमारे जो बाल होते हैं वो कभी सीधे नहीं होते। कभी रख के देख लेना, कोई भी बाल कभी सीधी रेखा में नहीं होगा। जब भी आप उसे छोड़ दोगे वो कॉइल हो जाता है, क्योंकि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पाया जाता है। इसीलिए कभी हमारे बाल सीधी रेखा में नहीं होते, कभी एग्जिस्ट नहीं करते। करके देख लीजिए आप कभी। और ये कॉइल कैसा होगा? कॉइल जो होता है ऑलवेज राइट हैंडेड होता है, हमेशा दाहिनी तरफ घूमा होगा ऐसे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की। अब बेटा बीटा प्लेटेड की अगर बात की जाए तो वास्तव में ऐसे दिखते हैं। इसमें बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और इनको जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इसे आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको ऐसे समझो। बीटा प्लेटेड का मतलब जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, वास्तव में ये अल्फा हेलिक्स ही है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कई सारे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से एक दूसरे से ये H बॉन्ड के द्वारा ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं। फिर ये ऐसे जुड़ गए इस तरीके से। तो ये जब आप इसको वैसे देखते हो ना, वास्तव में ये संरचना ऐसी है, लेकिन ओवरऑल ये हमको देखेगी कैसे, ऐसे प्लेट की तरह दिखाई देती है, जिसमें प्लेट्स ये होते हैं, देखो ऐसे। इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब अगर हम टर्सरी प्रोटीन की बात करें तो टर्सरी प्रोटीन में क्या होता है कि लंबी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो आपस में उलझ करके क्या करती है, ऊन के गेंद की समान संरचना बना लेती। कैसे? आप इसको फिगर से देखो। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, फिर एक और पॉलीपेप्टाइड चेन ये आ गई। तो ऐसे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ऐसे उलझ जाती है और ऐसे उलझ करके वूलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, उनके गेंद की तरह ऐसी संरचना बना लेती हैं। इसे हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और एक बहुत मजेदार बात समझ लो, या बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब के सब टर्सरी प्रोटीन के बने होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is necessary for biological activity।
शरीर में ज्यादातर जो प्रोटीन होती है वो टर्सरी फॉर्म में पाई जाती है। जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम मेड अप ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे शरीर के एंजाइम होते हैं वो सब के सब एंजाइम किसके बने होते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। नीट का सवाल है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक, बुक ने लिखा है एग्जाम्पल इसका हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा चेन होती और 2 बीटा चेन पाई जाती। हो गई 4। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये था हमारा प्रोटीन्स, और मैंने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाए। कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई। एनसीईआरटी को विशेष तौर पर कवर किया गया, लेकिन अपनी स्टाइल में। एक बार आप लेक्चर लेने से पहले या बाद में एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ेंगे तो जो ऊपर लिखा होता है थंबनेल में कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, वो आपको लगेगा। बिल्कुल भी कहीं भी बाहर नहीं गया। अब एग्जाम्पल बाहर से लाने पड़ते हैं, वो आपको एनटीए भी कहता है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई बायोमॉलिक्यूल की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।